बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन एक बार पाठ को जरूर पढ़ लें ताकि यहाँ पर जो आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में सबसे पहले आप देख सकते हैं पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर, यानी कि जो पाठ के बीच बीच में प्रश्न पूछे होते हैं उन्हें हम कहते हैं पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान देंगे, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देख रहे हैं ना आप प्रश्न, और ये प्रश्न आपको मिलेगा बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें 71 नंबर पेज पर, यानी 71 नंबर पेज पर आप देखें, आपको ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस हिरासत के दौरान हो सकता है कि आरोपी ने पुलिस की मारपीट से डर कर या किसी दबाव में आकर बयान दिया हो। तो समझ गए ना आप किस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे? ये आपका पहला प्रश्न 71 नंबर पेज पर, और उसका उत्तर आप ठीक इसी प्रकार से लिखें, इसे अच्छे से याद करें। बात करते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। और सवाल क्या है? कै कै करके यहाँ पर दे रखे हैं, और कै सवाल है आपके लिए सबसे पहला नंबर पर देख सकते हैं आप, जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। यहाँ पर लिखें आप रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्यवाही कानूनन सही थी? क्या इससे डी.के. बसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? ये तो आपका कै वाला प्रश्न आप देख सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं कै वाले प्रश्न में क्या पूछा है। कै में यहाँ पर पूछा है, क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकट्ठा किए थे? पुलिस की जिम्मेदारी के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? तो देख रहे हैं ना आप, और ये प्रश्न आपको मिलेगा बच्चों 72 नंबर यानी 72 नंबर पेज पर। आप इस प्रकार के 2 प्रश्न देख सकते हैं, कै और खै। देख रहे हैं ना आप, 2 प्रश्न आपके लिए, पहला है कै वाला प्रश्न और दूसरा है यहाँ पर खै वाला प्रश्न, जो कि आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के 72 यानी कि 72 नंबर पेज पर देखने को मिलेंगे। और उत्तर में क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले कै प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, सब इंस्पेक्टर राव द्वारा शांति के भाई सुशील को 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने की कार्यवाही कानूनन गलत थी, इससे डी.के. बसु के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप कै प्रश्न का उत्तर लिखें। और खै वाले का उत्तर क्या लिखेंगे? खै का लिखेंगे, सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल नहीं पूछे और नहीं पर्याप्त सबूत इकट्ठे किए। यहाँ पर लिखें आप इकट्ठे किए। और पुलिस की जिम्मेदारी के हिसाब से सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से निम्नलिखित कार्य करने चाहिए थे। ठीक है, और क्या क्या कार्य करने चाहिए थे? नंबर 1, 2, 3 करके देखें। नंबर 1, शांति की गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी के कागज तैयार करने चाहिए थे। दूसरा लिखेंगे, अरेस्ट मेमो पर शांति के दस्तखत करवाने चाहिए थे। और नंबर 3 लिखेंगे, शांति के किसी जानने वाले या रिश्तेदार को जानकारी दी जानी चाहिए थी। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर, कै और खै प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं बच्चों। अच्छे से समझें और उन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी करें साथ साथ। तीसरा प्रश्न आता है बच्चों, आइए अब थोड़ी अलग स्थिति में मामले को देखते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर यह शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी यानी कि अधिकारी फौरन उसकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में एफआईआर लिखने या ना लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं।
और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा बच्चों 72 नंबर यानी कि 72 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार का आपको एक प्रश्न मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे थाने का प्रभारी अधिकारी शांति व उसके भाई सुशील की एफआईआर फौरन दर्ज नहीं करेगा। एफआईआर न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं और किन कारणों से नहीं करेगा। उत्तर लिखेंगे इसमें यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 में शांति गरीब घरेलू नौकरानी है और जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है वह अमीर बाप का बेटा है, इसलिए गरीब होने के कारण पुलिस शांति के सही होने पर भी उसकी बात को दबाने की कोशिश करेगी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे पुलिस अफसर उल्टा शांति और उसके भाई सुशील से सवाल करेगा कि उनके पास 15,000 रुपया कहाँ से आए और उन्हें डरा धमका कर वहाँ से भगा देगी। तो आई बात समझ में। इस प्रकार से आप कारण भी लिखेंगे एफआईआर ना लिखने के। तो इस प्रकार से ठीक ऐसे ही लिखें बच्चों और इसे याद करें। आगे आता आपका चौथा प्रश्न। सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांति के मुकदमे में क्या कहा। और ये प्रश्न मिलेगा आपको 73 यानी 73 नंबर पेज पर। देख रहे ना आप, ये है आपका चौथा प्रश्न। और उत्तर लिखेंगे, उत्तर 1 2 3 करके पॉइंटों में लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे शांति को चोरी के आरोप से बरी कर दिया। नंबर 2 लिखेंगे पुलिस ने शांति से जो 10,000 रुपये बरामद किए थे उन्हें लौटाने का आदेश दिया। और नंबर 3 लिखेंगे पॉइंट न्यायाधीश ने लिखित फैसले में कहा कि सब इंस्पेक्टर राव ने ठीक से जांच नहीं की जिसके कारण शांति को जेल जाना पड़ा। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं इस चौथे प्रश्न का उत्तर। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर। और इसके बाद बच्चों 5वां प्रश्न शुरू हो जाता है। 5वें प्रश्न में पूछा है पृष्ठ 74 पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रियाएं लिखी गई हैं वे सभी निष्पक्ष सुनाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। शांति के मुकदमे के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं। और यहाँ पर जो ये प्रश्न ध्यान दें आप 75 नंबर पेज यानी कि 75 नंबर पेज पर आपको इस प्रकार का ये प्रश्न देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा 75 नंबर पेज पर। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप प्रश्न के साथ साथ है 1 2 3 में खुली अदालत, दूसरा है सबूतों के आधार पर, तीसरा अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह है। और उत्तर में लिखेंगे बच्चों, उत्तर लिखें आप। उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे खुली अदालत और हेडिंग डालें यहाँ पर अच्छी सी। यहाँ पर लिखें शांति का मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। और दूसरा लिखेंगे आप सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने, यहाँ पर सबूतों के आधार पर फिर हेडिंग डालें और लिखेंगे न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर शांति को बरी कर दिया। और तीसरा हेडिंग लिखेंगे आप अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह और हेडिंग डाल के लिखेंगे शांति की अधिवक्ता सुश्री राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से सवाल पूछने का मौका दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखेंगे। ये आपका प्रश्न है 5वां और इसका उत्तर आप इस प्रकार से हेडिंग डाल के अच्छा सा बनाकर लिखें, उसे याद करें। अगला प्रश्न है बच्चों 6ठा प्रश्न। अपनी कक्षा में चर्चा करें कि अगर शांति के मुकदमे में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन न किया जाता तो क्या हो सकता था। और ये प्रश्न भी आपको मिलेगा 75 नंबर पेज यानी 75 नंबर पेज पर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप पॉइंट में, अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील ना मिलती, और दूसरा है अगर वह अदालत उसे निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती। तो क्या लिखेंगे उत्तर। उत्तर में लिखते हैं चलिए। नंबर 1 लिखेंगे अगर शांति को अपने बचाव के लिए वकील न मिलता तो उसे उस अपराध की सज़ा मिल जाती जो उसने किया ही नहीं था, उसके जमा किए गए पैसे भी वापस नहीं मिलते। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानती और मुकदमा चलाती तो मुकदमे की सारी प्रक्रिया गलत होती और उसे इंसाफ नहीं मिलता। आई बात समझ में। तो ऐसे आप अपना उत्तर लिखें। इसके बाद बच्चों अब आपके लिए शुरू हो जाते हैं यहाँ पर चित्र आधारित प्रश्न। और पहला प्रश्न है उपरोक्त चित्रकथा पट के आधार पर बताइए कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में कितने अधिकारी मुख्य लोग होते हैं। और ये प्रश्न आपको मिलेगा 67 और 70 यानी कि 67 से 70 नंबर पर देखने को मिलेगी। और उत्तर में लिखेंगे बच्चों, उत्तर लिखेंगे पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं। पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। देख रहे हैं ना आप, ये 4 हैं जो कि
अधिकारी हैं और आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग जो है यही होते हैं बच्चों। आप ध्यान दें, यहाँ पर देख लेना आप, ये प्रश्न है आपका और इसका उत्तर। इसके बाद बच्चों शुरू हो जाते हैं यहाँ पर पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न। आपने पूरा पाठ पढ़ लिया होगा और पाठ के अंत में आप ध्यान दें, वहाँ पर आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपका पाठ समाप्त हो जाता है और इस प्रकार से प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न होगा, पीसलैंड नामक शहर में फिएस्ता फुटबॉल टीम के समर्थकों को पता चलता है कि पास के शहर में, जो वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है, जुबली फुटबॉल टीम के समर्थकों ने खेल के मैदान को खोद दिया है। वहीं अगले दिन दोनों टीमों के बीच अंतिम मुकाबला होने वाला है। फिएस्ता के समर्थकों का एक झुंड घातक हथियारों से लैस होकर अपने शहर के जुबली समर्थकों पर धावा बोल देता है। इस हमले में 10 लोग मारे जाते हैं, 5 औरतें बुरी तरह जख्मी होती हैं, बहुत सारे घर नष्ट हो जाते हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप और आपके सहपाठी आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं। अब अपनी कक्षा को इन 4 समूहों में बांट दीजिए। और कौन कौन से समूह में बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 सरकारी वकील, नंबर 3 बचाव पक्ष का वकील और नंबर 4 न्यायाधीश। निम्न तालिका के दाएं कॉलम में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन जिम्मेदारियों को बाईं ओर दिए गए अधिकारियों की भूमिका के साथ मिलाएं। प्रत्येक टोली को अपने लिए उन कामों का चुनाव करने दीजिए जो फिएस्ता समर्थकों की हिंसा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है। ये काम किस क्रम में किए जाएंगे। तो देखा आपने, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है बच्चों ये आपके लिए। इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और पहला प्रश्न है ये। इसके बाद चलिए देख लेते हैं उत्तर में आप किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले देख लें बच्चों, एक टेबल है यहाँ पर आपको मिल जाएगी आपकी पाठ्य पुस्तक में। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2 कॉलम बने हैं, भूमिकाएं और कार्य। यहाँ पर जो है पुलिस लिखा है, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। यहाँ पर देख सकते हैं आप गवाहों की सूचना, गवाहों को सुनना और गवाहों के बयान एवं कारण या बयान दर्ज करना, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों और इन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए उत्तर में देख लेते हैं, उत्तर में किस प्रकार से करेंगे आप। यहाँ पर जो है उत्तर लिखेंगे, भूमिकाएं और यहाँ पर कार्य। इसी प्रकार से आप भी एक टेबल बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे पुलिस के कार्य क्या क्या होंगे, पुलिस की भूमिका और उनके कार्य क्या होंगे, फिएस्ता समर्थकों को गिरफ्तार करना। नंबर 2 होगा हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जांच करना। नंबर 3 जले हुए घरों की तस्वीरें लेना और फिर सबूत दर्ज करना, फिर गवाहों के बयान दर्ज करना। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लिखें। उसके बाद जो है दूसरी भूमिका होगी यहाँ पर सरकारी वकील की और इसका काम क्या होगा, अदालत में गवाहों की जांच करना और पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करना। उसके बाद तीसरी भूमिका है बचाव पक्ष और वकील की और इसका कार्य होगा आरोपी व्यक्तियों से मिलना और गवाहों से बहस करना। अगला जो है भूमिका है यहाँ पर न्यायाधीश की, जो सबसे बड़ी भूमिका है, गवाहों को सुनना, निष्पक्ष सुनवाई करना, यह तय करना कि आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे और फैसला लिखना और फैसला सुनाना। तो आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपना उत्तर यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक टेबल बनाएं और उनकी भूमिकाएं और कार्य को लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, अब यही स्थिति लें और किसी ऐसे विद्यार्थी को उपरोक्त सारे काम करने के लिए कहें जो फिएस्ता क्लब का समर्थक है। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कामों को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो क्या आपको लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा, क्यों नहीं। देख लेना आप, ये है आपका प्रश्न दूसरा और उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा क्योंकि नंबर 1 एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्तियां होने पर भेदभाव की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2 शक्ति के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3 एक ही व्यक्ति द्वारा सभी यानी पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश आदि के कार्यों को भली भांति करना संभव नहीं है। तो आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न आता है तीसरा और इसमें पूछा है कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग अलग भूमिका निभानी चाहिए। 2 कारण बताएं और यहाँ पर जो है उत्तर में लिखेंगे बच्चों विभिन्न लोगों को अलग अलग भूमिकाएं क्योंकि, और हेडिंग डाल देंगे आप यहाँ पर, अच्छी सी हेडिंग डालें और लिखें नंबर 1 इससे शक्ति किसी एक जगह केंद्रित नहीं होगी और इससे अन्याय की संभावना
कम होगी। नंबर दूसरा, जब अलग अलग भूमिकाओं में विभिन्न लोग काम करेंगे तो वे कार्यों को अच्छी तरह से कर सकेंगे, भेदभाव को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसे अच्छे से याद करें बच्चों। और इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको पाठ से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी प्रकार लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।